मतलब एक रुपया भी कंपनी के खाते में नहीं जाएगा जिसको कंपनी अपने ग्रोथ में, प्रॉफिट बढ़ाने में, एक्सपांशन में यूज़ करे। मैं क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की हालत अपने को देखने को मिल रही है कि ग्रोथ उतनी ज़्यादा है नहीं। फूड प्रोडक्ट्स वाले जो कंपनीज हैं वो स्केल काफ़ी ज़्यादा दिखाती है, मतलब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज को जनरली ज़्यादा ही मिल, पर यहाँ पर ये जो कंपनी है फूड प्रोडक्ट वाली कंपनी है, यहाँ पर ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो इन दिवाली की छुट्टियों के बाद में पहला मेन बोर्ड आईपीओ ओखला इंडिया का आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन भी हो चुका होगा। तो एक्चुअल में इस वाले आईपीओ में हमें कितना प्रॉफिट बन सकता है, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, क्या इस आईपीओ में लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया होते नहीं है और पहले तो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखता है मार्केट में, पर बाद में वो गिर जाता है क्योंकि क्यूआईबीज वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो इन सभी चीजों को हमको कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच ही रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि क्या अप्लाई किया जाए या फिर ना जाए, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, बाकी आप सारी चीजें खुद ही समझ जाओगे। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, अपन सीधा वीडियो में चलते हैं। देखो कंपनी का नाम हम सभी को पता है, ओखला इंडिया कंपनी का नाम है, जिसका आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है 29 ऑफ अक्टूबर से, मतलब अब तक ओपन भी हो चुका होगा। अगर आप उस टाइम के ऊपर देख रहे हो जब ये ओपन हो गया तो ओपन हो गया, मतलब एक दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। अभी अलॉटमेंट के बेसिस की बात करें, जिस दिन हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें अलॉटमेंट मिला है आईपीओ में, हमें आईपीओ लगा है या फिर नहीं, तो ये चीज़ क्लियर होने वाली है 3 नवंबर के दिन। और लिस्टिंग की डेट यहाँ पर बताई जा रही है 6 नवंबर, मतलब 6 नवंबर को आपका लिस्टिंग देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो आपका जो पैसा है वो अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा 4 नवंबर को। तो इसके रिलेटेड अपन ने स्ट्रैटेजी समझाया था मैंने, मतलब 4 तारीख को पैसा अनब्लॉक होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर मैं इस आईपीओ में पैसा ब्लॉक रखता हूँ, मुझे इनकेस अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो मेरा 4 तारीख को पैसा निकल जाता है और 4 तारीख को मैं लेंसकार्ट के आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेंसकार्ट के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास में लास्ट दिन मिल रहा है 4 नवंबर का, और अगर हमें इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर लेंसकार्ट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट लगेगी ना। अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो अपना है, बाकी देख लेते हैं प्रॉफिट हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आईपीओ के इशू साइज के ऊपर, ठीक है। तो इस वाले आईपीओ में हमको टोटल इशू देखने को मिल रहा है 1667 करोड़ रुपए का। लेकिन यहां पर बुरी बात एक देखने को मिल रही है कि ये जो टोटल इशू है ना, यहां पर ये टोटल इशू होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, मतलब यहां पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं होगा। मतलब एक रुपया भी कंपनी के खाते में नहीं जाएगा जिसको कंपनी अपने ग्रोथ में, प्रॉफिट बढ़ाने में, एक्सपांशन में यूज करे। टोटल जो पैसा है कंपनी के प्रमोटर्स जो है अपने स्टेक को सेल करके, शेयर्स को सेल करके मार्केट से उठाने वाले हैं और घर पे लेकर के जाने वाले हैं। तो कुछ ये पिक्चर देखने को मिल रही है। अभी 1600 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज देखने को मिल रहा है, पर बढ़िया बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा रखा गया है, मतलब 35% जो कोटा है वो रिटेलर्स के लिए। अभी एक्चुअल नंबर हम समझते हैं कि कितने रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है। अभी मान के चलते कि अपन 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। देखो अलॉटमेंट मिलना है टोटल 399 के लोगों को, मतलब 3,99,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब 4 लाख लोगों को लगभग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, ठीक है। अभी कंपनी के बिजनेस की भी बात करेंगे, पर पहले अपन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी ने अपना प्राइस बैंड कैसा रखा है। देखो 695 से 730 रुपए पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी 730 रुपए के ऊपर, मतलब 730 रुपए में एक शेयर इन्वेस्टर्स को बेच रही है। तो कंपनी की वैल्यूएशन समझने से पहले, फंडामेंटल समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअल में बिजनेस क्या करती है, कंपनी का धंधा क्या है। देखो पहली बात, कंपनी बनाती है फूड प्रोडक्ट्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है वो अपन समझेंगे, पर सबसे पहले ना कंपनी के जो ब्रांड्स है ना, उनको अपन डिकोड करते हैं कि कब कब ये ब्रांड्स चालू हुए। पहली बात, एमटीआर फूड जो ब्रांड है, जहां पर हमको रेडी टू ईट फूड्स देखने को मिलते हैं, इंस्टेंट मिक्सेस देखने को मिलते हैं, वो ब्रांड बना था 1924 में, ठीक है। आगे अपन आते हैं, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट इनका एक ब्रांड है जो कि बना था 1983 में, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, इन्होंने रसोई मैजिक फाउंड किया 1999 में। अबे एक्चुअल में ओखला जो है ना, वो ओखला इंडिया कब इनकॉर्पोरेट हुई अपन वो समझ लेते हैं। देखो 1996 में होती है ओखला इंडिया इनकॉर्पोरेट, और इस इनकॉर्पोरेशन के बाद में जो एमटीआर फूड है ना, जो कि इंडिया में बना हुआ था ऑलरेडी, इसको ओखला जो कंपनी है, जो ग्लोबल कंपनी है, वो यहाँ पर इसको एक्वायर करती है और इसके साथ में ओखला इंडिया बन जाती है। मतलब ओखला जो है एक्चुअल में इंडियन बिजनेस में अपना घुस जाते हैं, ठीक है। आगे अपन आते हैं 2012 में एक और ये ब्रांड को एक्वायर करते हैं,
जो कि होता है रसोई मैजिक, ठीक है, रसोई मैजिक को भी एक्वायर कर दिया। अभी 2021 में जो MTR फूड्स है वो 67.8% स्टेक एक्वायर कर लेती है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का, और फाइनली 2023 में जो टोटल ब्रांड है वो एक साथ में आते हैं, और इस हिसाब से ओखला इंडिया पूरी तरीके से अपने ऑपरेशंस को इंडिया में स्टार्ट करती है। देखो कंपनी का बिजनेस अपन समझ चुके हैं, कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जहां पर ये स्नैक्स भी बनाते हैं, रेडी टू ईट फूड भी बनाते हैं, साथ में बेवरेज में भी है, और साथ में ये डिजर्ट भी बनाते हैं, ठीक है। अभी अपन समझ लेते हैं एक्चुअल में कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको कैसे देखने को मिल रहे हैं। 2023 से 25 तक का डेटा अपने पास में। सबसे पहले रेवेन्यू के ऊपर नजर डालते हैं। देखो 2200 करोड़ का रेवेन्यू किया था 2023 में, 2024 में पहुंचे लगभग 2400 करोड़ के ऊपर, 2387 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचे, और 2455 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचे 2025 में। मैं क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी की हालत अपने को देखने को मिल रही है कि ग्रोथ उतनी ज्यादा है नहीं। लेकिन हमें एक चीज और कंसीडर करना पड़ेगा, जो फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनी होती है ना, अभी आप शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि भाई फूड प्रोडक्ट्स वाले जो कंपनीज हैं वो स्केल काफी ज्यादा दिखाती है, मतलब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज को जनरली ज्यादा ही मिलता है। देखो टाटा कंज्यूमर का प्राइस टर्निंग रेशियो 85 का देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से अपन इन सारी चीजों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। पैट की बात करें तो रेवेन्यू में तो हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला है, पर पैट में तो आपका ग्रोथ भी नहीं है, पैट लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में इन्होंने मात्र 226 करोड़ का पैट किया था, 2025 में इन्होंने मात्र 255 करोड़ का ही पैट किया है। बाकी फाइनेंशियल्स तो कंपनी के उतने तगड़े देखने को नहीं मिल रहे, पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन देख लेते हैं तो 730 रुपए के भाव पर शेयर हमको देखने को मिल रहा है। तो पर शेयर के हिसाब से अपन देखते हैं तो पूरा जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है पूरे 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 10,000 करोड़ की आपकी ये कंपनी हो जाती है। अभी यहां पर अपन क्लियरली समझ लेते हैं 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो प्राइस टर्निंग रेशियो अपन निकाल सकते हैं इसका, तो लगभग प्राइस टर्निंग रेशियो 40 का आता है, ठीक है। थोड़ा प्रिसाइज फिगर अपन लेते हैं तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 39 का प्राइस टर्निंग रेशियो। ऐसे तो आपको जनरली जब आईपीओ देखोगे, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे आईपीओ में, तो उस हिसाब से आपको ये काफी महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि सोलर जो कि एक मतलब तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, वहां पर भी लगभग 40 के पी रेशियो पर देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर ये जो कंपनी है फूड प्रोडक्ट वाली कंपनी है, यहाँ पर ग्रोथ भी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी ये 39 का प्राइस टर्निंग रेशियो मांग रहे हैं। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है सस्ता इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि अगर सस्ता प्राइस टर्निंग रेशियो रखा होता तो अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है मार्केट में, मतलब निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो रेजिस्टेंस है उसको रिकवर कर रही है, तो यहाँ पर अच्छा खासा जीएमपी इनको मिलता। पर जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं, हल्का सा ओवर वैल्यूड ही मैं इसको पकड़ूंगा, मेरे लिए तो ये सेफ जोन में नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ रेशियोज देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रहा है, 32% का यहाँ पर आरओसी देखने को मिल रहा है। वहीं पर एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा ये 16% का निकालते हैं, और पैट के ऊपर आते आते लगभग आप 2400 करोड़ का यहाँ पर इनका रेवेन्यू है, और वहां पर लगभग 240 करोड़ के ऊपर, ये मतलब 10% प्लस 10 से 11% के बीच में आपका नंबर आएगा, 10 से 10.5 के बीच में, तो लगभग 10% का पैट मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का हमको देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जैसे कि हमें पता है 695 टू 730 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर हमको इसका प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, जहां पर शेयर के ऊपर अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 87 रुपीज का, मतलब परसेंट के फॉर्म में अपन इसको लेते हैं तो लगभग 12% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी हमको इसका थोड़ा ट्रैक्शन समझना पड़ेगा। पहले तो ये 11-12% का ही हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा था आज से 2-3 दिन पहले, जब मैंने ओखला का एक और वीडियो बनाया था। उसके बाद में कल तक इसका जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो पहुंच गया था 15% के करीब, ठीक है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि अपन 26,000 के लेवल के पास में फिर से आए, और आज फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती हुई हमको बिल्कुल दिखेगी। अभी कंडीशंस क्या है इसमें अप्लाई करने की, कंडीशन समझने से पहले एक फॉर्मूला समझ लो कि किसी भी आईपीओ में आपको डे 3 के ऊपर ही अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आप डे 3 के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपको चीजें क्या देखना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ऑब्वियस सी बात है आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये देखना है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, आईपीओ इन्वेस्टर आईपीओ लेता है, बेच के निकल जाता है, लेकिन उसको शेयर को जो भाव मिलता है वो इंस्टीट्यूशन ही देते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशंस QIBs अगर किसी आईपीओ में पैसा डालते हैं तो वहां पर हमको लिस्टिंग तगड़ी होने का चांसेस जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसका एक और फाइनल वर्डिक्ट का वीडियो भी अपन लाएंगे। साथ में 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, ओखला का तो ओपन हो ही रहा है, स्टड एक्सेसरीज का भी ओपन हो रहा है, साथ में लेंसकार्ट का भी आईपीओ ओपन हो रहा है। तो इन सभी आईपीओ की मैं आपको रैंकिंग भी बना के दे दूंगा, जहां पे आप अपना बेटर डिसीजन ले पाओगे कि किस में मुझे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। बाकी फंड मैनेजमेंट का भी वीडियो देखना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं फंड मैनेजमेंट का वीडियो लगा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।